अमावस की वो काली रात, चारों तरफ के वातावरण में, आसमान में टिमटिमाते तारों और चारों ओर फैली कोहरा के बीच में एक अलग ही खेल चल रहा था। और इसी खेल के दौरान जंगल के घने प्राकृतिक वातावरण में खोया रात के प्रचंड अंधकार में एक अघोरी बहुत ही खतरनाक घटना को अंजाम दे रहा था। घना काला वीरान जंगल जिसमें जंगली जानवर भी सोए हुए थे। इस माहौल में रात की कीड़ों की आवाजों के साथ वो अघोरी अपने ध्यान को संजोग कर बड़े ही जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। तेज मंत्र को उच्चारण करते हुए अपने हाथ में तेज धार वाला चाकू लिए हुए था और दूसरे हाथ में एक मुर्गे की गर्दन को पकड़े हुए था। मंत्रों के तेज जाप के साथ उसने मुर्गे की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। जैक अमावस की रात को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उस अघोरी बाबा से मिलने पहुंच गया। उसने देखा कि वो अघोरी तेज तेज कोई मंत्र जाप कर रहा है। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगे हुए थे। उसके सामने कुंडल में अग्नि जल रही थी। उसके चारों ओर तंत्र विद्या से संबंधित सामग्रियां रखी हुई थी। वहां के वातावरण ने उसके नजर को एक विशेष प्रकार के बंधन से बांध रखा था। उसने देखा कि वो अघोरी एक हाथ में चाकू लिए और दूसरे हाथ में मुर्गे को पकड़े कुछ मंत्र बुदबुदा रहा है और एक ही झटके में उस मुर्गे का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। जैक ये सब देख थोड़ा सहम सा गया। अपने स्वप्न में घटित सारी घटनाओं को अपने नजरों के सामने होता देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मैं जैक। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। मुझे अपनी शरण में ले लो बाबा। बोल बोल, क्या चाहिए तुम्हें? पैसे, ढेर सारे पैसे जो केवल आप मुझे दिला सकते हो। पैसे? कैसे पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हारे समस्या का कोई भी समाधान नहीं है मेरे पास। रात का समय है। इस वक्त शमशान में इंसान का कोई भी काम नहीं। चला जा, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। चला जा यहाँ से। मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, मगर वो तंत्र विद्या, वो सिद्धि जिससे पैसे कमाया जा सकता है, मुझे वो सिद्धियाँ सीखनी है। मुझे वो सिद्धियाँ सीखनी है बाबा। ये मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं है बच्चे, जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर ले। मैं किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। मैं वो हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ बाबा। बस मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं और इन सब के लिए केवल आप मेरी मदद कर सकते हो। कुछ क्षण के लिए वो अघोरी भी शांत हो गया। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे विपरीत समय में जैक तंत्र विद्या की मदद से वो अपना खोया हुआ धन जल्द से जल्द वापस पा लेना चाहता था। वो तांत्रिक जैक को तंत्र मंत्र के टोटके सिखाने लगे और एक दिन वो अघोरी जैक को यक्षिणी साधना के बारे में बताने लगा। यक्षिणी के बारे में क्या जानते हो? यक्षिणी? यक्षिणी, मैंने कई यक्षिणियों को सिद्ध किया है जो मेरी हर मुश्किलों में मेरा साथ देती है। मतलब यक्षिणी के पास हर समस्या का हल है? निसंदेह, वो चाहे तो तुम्हारी हालात को पल भर में बदल दे, मगर यक्षिणी साधना कोई बच्चों का खेल नहीं, और खासकर तुम जैसे सामान्य मनुष्य के लिए तो
बिल्कुल भी नहीं है। बाबा, एक लाचार बेबस इंसान के लिए कोई भी असंभव कार्य संभव में बदल सकता है। बस मुझे ये बताइए कि यक्षिणी को साधना कैसे है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हें धन दौलत ऐशो आराम शारीरिक सुख सब कुछ मिलेगा। अगले दिन की रात से तुम्हें 51 दिनों तक किसी निर्जन स्थान पर यक्षिणी साधना की विधि शुरू कर देनी होगी। धन्यवाद बाबा, इससे मेरी सारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, यक्षिणी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहेगी और अगर तुम चाहो तो भी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और एक बात और ध्यान रखना, अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी या उसके इच्छा के विपरीत कुछ किया तो वो जितना तुम्हें देगी उससे कई गुना तुमसे छीन लेगी। नहीं बाबा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। वो अघोरी उसे यक्षिणी साधना की सारी विधि बताते हैं और दूसरे ही दिन से जैक उस अघोरी बाबा के कहे अनुसार यक्षिणी साधना शुरू कर दी। उसने अपने शरीर पर भस्म लगाए, काली धोती पहने, वो भी तांत्रिक लग रहा था। अगले 51 दिन तक जैक, जब दुनिया नींद के आगोश में लीन थी, तब वो किसी निर्जन स्थान पर यक्षिणी साधना का विधि कर रहा था और आज उसके साधना की आखिरी दिन थी। लेकिन आज उसे एक विशेष प्रकार की विचलन उसकी अंतर्यात्मा को महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसके ध्यान भंग होने लगे। उसके अपने आसपास के वातावरण में कुछ नकारात्मक शक्तियों का एहसास होने लगा। उसे यकीन था कि यह उसकी यक्षिणी साधना का एक हिस्सा है। उठो जैक, तुम्हारी साधना सफल हुई। जैक ने जैसे ही आवाज सुनी, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसने जो देखा वो देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी में उसने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। वो बस उस स्त्री को ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था। क्या हुआ जैक, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, बोलो। यक्षिणी का हर एक शब्द जैक को ऐसे सम्मोहित कर रहा था कि वो अपने मूल उद्देश्य से ही भटकने लगा और इसी उत्तेजना में वो कुछ ऐसा बोल गया। यक्षिणी के लिए तो सब कुछ मुमकिन है। अगर यक्षिणी मेरी हो जाए तो मेरे लिए कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। तो आज से ये यक्षिणी तुम्हारी हुई और तुम्हारी इच्छा को पूरा करना ही मेरा धर्म होगा। लेकिन क्या यक्षिणी? अब मेरे सिवाय तुम किसी और औरत के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, फिर चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। नहीं नहीं, मेरे लिए तो अब तुम ही सब कुछ हो। उस दिन से यक्षिणी और जैक हर रात अब एक साथ बिताने लगे। अब जैक के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। घर में वो सारी चीजें थी जो कि जैक चाहता था। लेकिन जब से यक्षिणी जैक की जिंदगी में आई, उस दिन के बाद हर रोज जैक और उसके पत्नी के बीच झगड़े होते। जैक को तो बस अब यक्षिणी के सिवा कुछ सोचता ही नहीं था। यक्षिणी जैक की सारी इच्छाएं पूरी करती थी, जिसके बदले जैक को भी यक्षिणी के साथ हर रात शारीरिक संबंध बनाना पड़ता। धीरे धीरे यक्षिणी की शारीरिक सुख की चाहत बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जैक
शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? मुझे तो तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। जैक सिर्फ मेरा है और जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, समझी? ये सब क्या सपने आ रहे हैं मुझे? जैक, क्या हुआ जैक? आओ, मेरे साथ आओ। कहाँ? कहाँ? ये क्या जैक? अब तुम मुझसे सवाल करोगे? देखो यक्षिणी, अब मैं हर रोज तुम्हारी शारीरिक सुख की चाहत को पूरा नहीं कर सकता। मैं अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी कमजोर महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अब मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। क्या मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? शायद तुम कुछ भूल रहे हो जैक। तुमने मेरी इच्छाओं को पूरा करने का वादा किया था। अगर तुमने आज की रात मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया तो कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। इतना कही यक्षिणी वहां से गायब हो गई। लेकिन यक्षिणी की बातें सुन जैक पूरी तरह से घबरा गया और उसी क्षण वो अघोरी बाबा के पास पहुंचा। बाबा मुझे बचा लो बाबा। मुझे उस यक्षिणी से पीछा छुड़ा दो। वो यक्षिणी मुझे मार डालेगी बाबा। तुमने एक यक्षिणी को सिद्ध किया है और यक्षिणी साधना कोई हंसी खेल नहीं है मूर्ख। तुम्हें अब यक्षिणी से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा अंत ही अब तुम्हें यक्षिणी से छुटकारा दिला सकता है। इतना सुनते ही जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई और घबराहट के कारण वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो जैक के शरीर के कई टुकड़े किए हुए उसके घर के बाहर पाया गया। क्यों रागिनी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हें कितना चाहता था। ये तुम क्या बोल रहे विवेक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे सच छुपाने की कोशिश मत करो। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तुम्हारे और मैनेजर के बीच में क्या क्या चल रहा है। सॉरी विवेक, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। सॉरी विवेक। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन तुम इस रिश्ते को मेरी जान लेकर खत्म करना चाहती थी। लेकिन बस अब मैं इस रिश्ते को अपनी जान देकर नहीं बल्कि तुम्हारी जान लेकर खत्म करूंगा। विवेक का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और अचानक उसने रागिनी के पेट में छुरा घोंप दिया और वहां से खाई में धकेल दिया। विवेक और रागिनी दोनों एक बेस्ट कपल थे। दोनों को साथ रहते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी करते थे। नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। विवेक नए वर्ष की खुशी में रागिनी को सरप्राइज देने के लिए शहर से दूर एक फार्म हाउस खरीदा। विवेक एक नेचर लवर बॉय था, इसलिए उसने शहर से दूर जंगल के पास यह फार्म हाउस खरीदा। रांची की भाग दौड़ और चिकचिक भरी जिंदगी से दूर इस प्रकृति के खूबसूरती में आकर बहुत अच्छा लग रहा था। खुली और ताजी हवा सुकून दे रही थी, लेकिन यही खुली और ताजी हवा विवेक और रागिनी की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला था जिसका कोई अंदाजा इन दोनों को नहीं था। एक दिन विवेक अपनी कंपनी के मैनेजर को फार्म हाउस दिखाने के लिए अपने साथ घर लाया। सर आप बैठिए, मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ। या ऑफ कोर्स। वह अपनी पत्नी रागिनी को बढ़िया चाय बनाने के लिए बोलता है। ओए रागिनी, मैनेजर सर आए हैं, एक बढ़िया अदरक वाली चाय बना दो यार। अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ। विवेक और मैनेजर सर दोनों बातें करने में व्यस्त हो जाते हैं,
लेकिन थोड़ी देर बीतने के बाद ही रागिनी चाय लेकर आ रही होती है। मैनेजर जैसे ही रागिनी को देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो रागिनी के बदन को देखते ही रह जाते हैं। उसकी नसीली कमर, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो रागिनी की खूबसूरती को देखते ही कहीं मदहोश हो जाते हैं। सर 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 चाय पी लीजिए सर। हाँ हाँ। वैसे विवेक, तुम्हारी वाइफ की खूबसूरती को तो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता, मगर चाय काबिले तारीफ बनाई है। थैंक यू सर। तीनों के बीच काफी बातें होती है। इन हंसी टटोलियों के बीच रागिनी की हंसी मैनेजर साहब को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। आप लोग दोनों बातें कीजिए सर, मैं थोड़ा वॉशरूम से होकर आता हूँ। या इट्स ओके, गो। और बताइए, आप थोड़ा फ्रेंडली किस्म के इंसान लगते हैं, थोड़ा अपने बारे में भी कुछ बताइए। मैनेजर को रागिनी का यह खुला अंदाज काफी अच्छा लगा। वैसे तो मेरा नाम राज शेखावत है, लोग मुझे प्यार से शेखू बोलते हैं। और शादी वादी का क्या हाल है? मैं अभी सिंगल ही हूँ। क्यों? क्या करूँ, कोई आपकी जैसी मिली ही नहीं। कोई नहीं शेखू जी, इस तड़पते दिल का हाल मैं समझ सकती हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ती गई। मोबाइल नंबर भी शेयर हुए। उतने ही देर में विवेक वहाँ पहुँच जाता है। और क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं विवेक, बस ऐसे ही। अच्छा अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। थैंक यू फॉर योर स्पेशल टाइम सर। अरे कोई नहीं, अब तो आना जाना चलता ही रहेगा। क्यों भाभी जी, सही कहा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद से इन दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। कभी कभी वो रागिनी के घर पर फूलों का गुलदस्ता लेकर आता और अपनी नंगी आंखों से उसके नसीले बदन को देखते ही रहता। राज शेखावत की मीठी बातें रागिनी को काफी अच्छी लगती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगे। एक दिन राज शेखावत अपने घर के हॉल में बैठा घूट घूट वाइन का मजा ले रहा था। उसके नजरों के सामने बार बार उसकी नसीली बदन के सामने ये वाइन भी फीकी लग रही थी। मैनेजर साहब से रहा नहीं गया, उसने तुरंत रागिनी को कॉल लगाया। मैं आजकल देख रहा हूँ ये रागिनी कुछ ज्यादा ही फोन पर बिजी रहती है। क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? क्या बताऊँ, मोबाइल खराब हो गया, अपने आप वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अरे कोई नहीं, नया ले लेंगे। रागिनी और विवेक की जोड़ी जो बाहर से तो खुशहाल दिख रही थी, लेकिन असलियत में अंदर से वो एकदम कमजोर और बेजान हो गई थी। क्या होगा अगर रागिनी की असलियत विवेक को पता चल गई? ये किसी को भी पता नहीं था। अरे तुम? क्यों, डर गई? नहीं नहीं, अंदर आओ। मैनेजर सोफे पर बैठे ठंडे जूस का मजा लेने लगा, लेकिन तभी अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो रागिनी रूम के सामने खड़ी थी। लाल साड़ी में खुले बालों के साथ वह धीरे से अंदर चली गई, दरवाजा खुला छोड़कर। वह भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में चला गया। वह रूम में बैठी थी। वह उसके पास गया तो रागिनी की गर्म सांसें मैनेजर को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी और धीरे धीरे दोनों प्रणय में व्यस्त हो गए। इतना लेट कैसे हो गया? आज थोड़ा बिजी शेड्यूल था। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। इट्स ओके, गुड नाइट। विवेक वहां पर रखा रागिनी का मोबाइल उठाता है, जिसमें अभी भी रिकॉर्डिंग चालू होती है। वह उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है और मैनेजर और रागिनी के बीच जो कुछ भी हुआ, विवेक रिकॉर्डिंग के थ्रू सारा कुछ सुन लेता है। अगले दिन विवेक कुछ खाए बिना ही घर से चला जाता है। अरे विवेक, नाश्ता तो कर लो। हेलो हेलो, क्या हुआ? पता नहीं, विवेक आज नाश्ता किए बिना ऑफिस चला गया। अच्छा, पता नहीं उस खड़ूस से कब तुम्हारा पीछा छूटेगा। हाँ, सही कह रहे हो।
उससे पीछा छुड़ाने का एक उपाय है मेरे पास। पर वो क्या? वो तुम्हें सालगिरह पर कहीं बाहर घुमाने ले जाने वाला है ना। हाँ तो? तुम किसी हिल्स स्टेशन के पास ही जाना, और पहाड़ों पर दुर्घटना कोई आम बात नहीं है। हाँ ये तो सही है। एक रात पहले हुए बात के बाद भी विवेक ने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी अच्छाई की कीमत रागिनी उसकी जान लेकर चुकाने वाली है। विवेक रागिनी और मैनेजर के बीच हुई सारी बात को दरवाजे पर खड़ा सारा कुछ सुन लेता है, और शाम को लगभग 5 बजे रागिनी को कार से लगभग 3 घंटे के अंदर ही उसी हिल्स स्टेशन के पास ले गया। क्यों रागिनी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हें कितना चाहता था। ये तुम क्या बोल रहे विवेक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे सच छुपाने की कोशिश मत करो। मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तुम्हारे और मैनेजर के बीच में क्या क्या चल रहा है। सॉरी विवेक, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सॉरी विवेक। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन तुम इस रिश्ते को मेरी जान लेकर खत्म करना चाहती थी। लेकिन बस अब मैं इस रिश्ते को अपनी जान देकर नहीं, बल्कि तुम्हारी जान लेकर खत्म करूंगा। विवेक का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया, और अचानक उसने रागिनी के पेट में छुरा घोंप दिया और वहां से खाई में धकेल दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।